स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी की जो बुक है इतिहास की, हमारा अतीत, क्लास 6 की। और उसके मैंने 4 चैप्टर के जो एमसीक्यू थे सारे वो मैंने आपको करवा दिए थे पहली वाली वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको 4 और चैप्टर जो आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनके एमसीक्यू करवाऊँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेद संख्या में 4 है, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें आपको बताना है कि जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है। तो हमारा प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो आंसर ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो इसमें आपको सही कथन के बारे में बताना है, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में हमें पूछा गया है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा और तीसरा, यानी कि ऋग्वेद में सभी जो सूक्तों की रचना है पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, ऋग्वेद की भाषा संस्कृत में ही है और वैदिक संस्कृत कहलाती है, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता है, इन्हें पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो ऑप्शन है आपके सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना या व्यास। तो इसमें हमें बताने कि ऋग्वेद में किस नदी का जो उल्लेख है सबसे कम हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा यानी कि गंगा, चौथा यानी कि यमुना, इन 2 नदियों का जो उल्लेख है सबसे कम हुआ है। ऋग्वेद में इसका एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। ध्यान देना, बात आएगी कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी है, यानी किसके बारे में सबसे ज़्यादा बार बताया गया है, तो वो है सिंधु नदी। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो वो है सरस्वती नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो ऋग्वैदिक काल के जो युद्ध थे उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, या इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, कि इस युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। यह आंसर आपका गलत है। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं कि जो ऋग्वेद में जो मवेशी होते थे, बच्चे होते थे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होती थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में भी लगाया जाता था, यह आपका सही होगा। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चरागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। लेकिन जो युद्ध में जीता गया धन होता था उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। अतः जो कथन है सी वो आपका गलत हो गया। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन है सी वो गलत हो जाएगा।
अगला है ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में आपको कुछ विचार बताने हैं। पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा महलों में रहते थे, शासन के लिए कर वसूलते थे। तो आपको इसमें सही कथन बताना है। तो कथन आपका जो पहला है, यानी कि पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहते हैं, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरा ऑप्शन आपका, सॉरी, जो दूसरी लाइन दी गई है वो गलत है कि राजा महलों में रह रहे थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। जो ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे, ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास कोई सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया गया था, उसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कौन कौन से शब्द मिलते हैं उनके बारे में बताना है। पहला है पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। ठीक है, तो आपका तीनों नाम आपके ऋग्वेद में मिलते हैं। तो आंसर डी, यानी कि सॉरी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पुरुजन या विष भी मिलता है, भरतजन भी मिलता है और यदुजन भी मिलता है। अगला है आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में क्या कहते थे। यानी कि जो आर्य लोग होते थे, अपने शत्रु या अपने विरोधियों को क्या कहते थे, तो वो कहते थे दस्यु। ठीक है, आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। अगला है जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में कथन आपको उन कथनों में विचार करना है। ठीक है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। ठीक है, तो आपको इसमें सही आंसर बताना है। तो जो दूसरा है आपका, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कौन से जो चिन्ह थे जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते थे। ऑप्शन है गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, या फिर पत्थरों के बड़े चबूतरे। ठीक है, तो मैंने बताया भी था आपको पहले वाले वीडियो में कि जब कोई कब्र खोदी जाती थी, किसी शव को दफनाया जाता था, तो उसके ऊपर एक पत्थर खड़ा कर दिया जाता था कब्र के ऊपर। ठीक है, और क्या कहते हैं, और गोलाकार एक जो पत्थर होते थे उनको सजा दिए जाते थे। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पहला और दूसरा, यानी कि बी। कब्रों में, यानी कि कब्रों के ऊपर गोलाकार पत्थर सजाए जाते थे और एक अकेला खड़ा पत्थर भी होता था। अगला है सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानांतर सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ये कह रहा कि जो कब्र होते थे उनकी कुछ समानताएं हैं। जैसे मृतकों को किसी खास मिट्टी के बर्तन या औजारों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को किस नाम से जाना जाता था। ध्यान से सुनना कि जो महापाषाणिक काल में जो कब्र होते थे, उन उसमें जो शव होते थे, मृतक होते थे, डेड बॉडी, उनके साथ जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी उनके साथ में दफनाए जाते थे। तो उन बर्तनों को क्या कहा जाता था। काले लाल मिट्टी के बर्तन, हरे लाल मिट्टी के बर्तन, या सुनहरे मिट्टी के बर्तन, या फिर भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। तो आपको इन बर्तनों का नाम बताना है। तो आपका सही आंसर होगा काले लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है,
अगला है महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में कथनों में आपको विचार करना है कि कौन से सही नहीं थे। कब्रों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं था। महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। कुछ महापाषाणिक कब्रों में से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। कब्रों पर गोलाकार चट्टानों या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक ही रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। तो इसमें आपका जो आंसर है डी होगा, क्योंकि कब्रों में जाने के लिए एक जो ऑप्शन आपका डी है ये आपका सही होगा, क्योंकि महापाषाणिक कब्रों के बारे में ये जो लाइन है आपकी गलत है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए थे, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को भिन्नता दर्शाती है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर अलग अलग समय में भी दफनाया जाता था और बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्र में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था जिसको बड़ा सुराख कहते थे या जिसको पोर्ट होल कहते थे। यानी कि हमारा आंसर डी गलत हो जाएगा। उसे जो रास्ता होता था उसे डेथ होल ना कह करके पोर्ट होल कहा जाता था। ठीक है, तो आपका डी आंसर, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है आपका घोड़ नदी के किनारे। अगला है चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खगोल से, व्याकरण से, चिकित्सा से या गणित से? तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगले यूनिट की ओर। यूनिट है हमारा छठे चैप्टर की हम बात करते हैं। तो पहला इसमें एमसीक्यू बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ है? ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ के बारे में हमें बात करनी है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है या उपनिषद है? तो हमारा जो दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, ठीक है, ये जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये आपके उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के ही नाम से जाना जाता है। लेकिन जो सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद या अन्य कोई ग्रंथ हैं तो ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऋग्वेद आपका ऋग्वैदिक काल का है, बाकी जो हैं सारे उत्तर वैदिक काल के हैं। अगला है, वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। वैदिक काल में सामान्यतः महिलाएं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो आपको इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें आंसर बी आपका, जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा। इसमें बोला गया है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कि जो वैदिक काल में प्राय औरतों को शूद्रों के समान माना गया था, सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, कहने का मतलब दोनों सही हैं आपके। वैदिक काल में महिलाओं को शूद्रों के समान ही माना गया था। वैदिक काल में जो महिलाएं होती थी उनको शूद्रों की समान वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अगला है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। ठीक है, तो क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था।
सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के समय पर होता था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला और तीसरा आपका सही है। क्षत्रिय और जो वैश्य थे दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, और लेकिन जो शूद्र, वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद में आई। उत्तर वैदिक काल तक शूद्र को अछूत नहीं माना जाता था। ठीक है। बाद के काल में शिल्पकारी, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा जो शवों को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया है। तो आपका पहला जो दूसरा आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। और वैदिक काल के अंत तक सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होता था। ठीक है। तो जो दो आपका जो ऑप्शन 2 है वो गलत हो जाएगा, यानी कि शूद्रों को आपका अछूत माना जाता था। अगला है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत कम सीमित था। इसमें आपको सही आंसर बताना है। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ब्राह्मणों द्वारा जो बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है। तो पहला और दूसरा आपके सही हैं। और इसकी एक बार हम डिस्कशन व्याख्या पढ़ लेते हैं। कई लोगों ने जो ब्राह्मण द्वारा जो बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी उसको नहीं स्वीकारा था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, और कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की थी। और उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो आपका दोनों आंसर सही है। पांचवा है, पुरातत्वों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये जनपदी बस्तियां किन स्थानों पर थी? तो हमें बताना है कौन सी जो बस्तियां थी कहाँ पर स्थित हैं। पहला है पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अतरंजी खेड़ा एटा में। तो आपके तीनों आंसर ऑप्शन सही है। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट, यानी कि पुराना किला आपका दिल्ली में ही है, हस्तिनापुर मेरठ में है, और अतरंजी खेड़ा एटा में ही है। ठीक है। अब अगला है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। पहला है, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। राजा सेना रखने जाते थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। ठीक है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर आपका होगा केवल पहला, यानी कि महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, ये आपका सही है। लेकिन दूसरा जो आंसर है आपका वो गलत होगा, क्योंकि जो राजधानियों में किलेबंदी तो की गई थी, क्योंकि जो किलेबंदी हो रही थी ये बाहरी आक्रमण की सुरक्षा के पर्पस से की जाती थी। ठीक है। अब जो राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, ना कि संपूर्ण भुगतान। ठीक है। यानी कि इसमें बोला गया कि संपूर्ण भुगतान होता था आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ भुगतान ही आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। ठीक है। अगला है, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि महाजनपद काल में कर प्रणाली कैसी थी। ध्यान से सुनना। पहला है, प्रायः उपज का 1/3 जो हिस्सा होता था वो कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। ठीक है। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सिर्फ दूसरा, यानी कि कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, और जो उपज का 1/3 भाग नहीं होता था बल्कि 1/6 भाग होता था। ठीक है। यानी कि महाजनपद काल के में जो
उपज का भाग देना होता था, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, बल्कि 1/6 भाग आपको देना होता था कर के रूप में, जिसको भाग कहा जाता था। ठीक है, अगला है महाजनपदी कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करने हैं आपको। फिर वही है कि महाजनपदी जो कर व्यवस्था थी वो कैसे थी? पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना होता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने में भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। तो आपका आंसर जो है पहला और दूसरा आपका सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। यानी कि जो आखेटक व संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। यानी कि आखेटक और जो संग्राहक थे वो कर से मुक्त नहीं थे, बल्कि जो भी ये वस्तुएं लेकर आते थे जंगल से वो इनको राजा को भी देना होता था। ठीक है, अगला है प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, मेरठ यूपी में, या फिर गाजियाबाद यूपी में, या इलाहाबाद यूपी में, या वाराणसी यूपी में। तो आपका जो कौशाम्बी है वो है इलाहाबाद यूपी में। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदी युग में कृषि क्षेत्र में दो परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यानी कि जो महाजनपद काल था आपका, उस युग में कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन आए थे। अब उन परिवर्तन के बारे में बताना है। पहला है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। यानी कि दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। हल के फाल जो थे लोहे के बनने लगे थे, पहले लकड़ी के होते थे। और जो अब लोगों ने जो धान की कृषि पहले जो बीज होते थे वो छिड़क कर करते थे, लेकिन महाजनपदी काल में क्या करने लगे थे, वो धान के पौधों को रोप के शुरू करने लग गए थे। अगला है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। ये दोनों आपको कथन इसमें बताने हैं कि सही कथन कौन सा है। तो आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर ही बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगल से भी भरा था और इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मगध का एक जो हिस्सा था जंगल से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती थी। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें हैं जो महत्वपूर्ण औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? बिंबिसार, प्रसेनजित, या अजातशत्रु, या महापदम महापदम नंद। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो शासक था आपका मगध का नहीं रहा था। बिंबिसार भी था आपका मगध का शासक, शत्रु भी था, महापदम नंद भी था, लेकिन जो प्रसेनजित था वो नहीं था। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो नगर है मगध की राजधानी कभी नहीं रही थी? तो आपको बताना है कि मगध की राजधानी इसमें से कौन सी नहीं रही थी। ऑप्शन है राजगृह, पाटलिपुत्र, या श्रावस्ती। तो कौन सी नहीं थी? श्रावस्ती आपकी मगध की राजधानी कभी नहीं रही थी। राजगृह और पाटलिपुत्र रही थी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जब सिकंदर अपना विजय अभियान चला रहा था, विश्व विजय अभियान, तो मगध की ओर जब वो आ रहा था उसने क्या बोला था?
सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। ठीक है, तो आपका दोनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही हैं। सिकंदर की सेना ने वहां पर से आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया था, और जो सिकंदर की सेना थी वो भारत के शासकों की जो पैदल और जो रथ और जो बड़ी बड़ी हाथियों की सेना थी उनसे भयभीत हो चुकी थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला और दूसरा आपके सही हैं। अगला है, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, वज्जी की राजधानी कौन सी थी? तो वज्जी की राजधानी थी आपकी वैशाली। ठीक है, अगला है, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं कि गण या संघ क्या होते थे। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही राज्य के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन दूसरा है, बुद्ध तथा महावीर दोनों एक ही गण या संघ से संबंधित थे, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। गण मतलब एक समूह होता है, एक संघ होता है। ठीक है, ना कि एक विशाल राज्य कोई गण कहलाता है। ठीक है, गण या संघ में एक से अधिक शासक होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है। ठीक है, ये सभी मिलकर अनुष्ठान करते हैं। ये सभाओं में बैठकर बहस बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। और बुद्ध और महावीर दोनों एक ही गण से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है, यानी कि जो आपका आंसर 2 है वो सही हो जाएगा और आंसर ए आपका गलत हो जाएगा। अगला है, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि गणों और जो संघ होते थे उसमें किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो ये थे गुप्त शासकों ने आपके गणों या संघों में विजय प्राप्त की थी। अगला है, दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो दीर्घ निकाय के बारे में आपको बताना है। तो दीर्घ निकाय आपका एक बौद्ध ग्रंथ था। ठीक है, अगला है, अजात शत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने इस विषय पर सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? यानी कि अजात शत्रु जब वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था, उसने अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। तो उस मंत्री का आपको नाम बताना है। तो वो मंत्री था आपका वसक्कर। वसक्कर जो था आपका मंत्री था अजात शत्रु का, और उसने उसको क्या भेजा था, किसके पास भेजा था? बुद्ध के पास भेजा था। अब बात करते हैं यूनिट 7 यानी कि चैप्टर 7 के एमसीक्यू के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? ठीक है, तो जैन सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को ना तो नष्ट कर देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसमें पहला और दूसरा सही है। ठीक है, अहिंसा का पालन भी करना चाहिए और किसी जीव को कष्ट भी नहीं देना चाहिए और उसकी हत्या भी नहीं करनी चाहिए। जैन सिद्धांत का जो था कथन था। अगला है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में कथन में विचार करना है। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा या लालसा को बताया। उन्होंने कहा, आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो इनमें हमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो आपका पहला और दूसरा सही है। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को ही बताया था। ठीक है, और जो उन्होंने ये भी कहा था कि आत्म संयम को अपनाकर मनुष्य क्या कर सकता है? तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। अगला है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि बुद्ध ने जब अपना उपदेश दिया था तो उस घटना की याद में उन्होंने कहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया था? तो वो था, याद भी होगा आपको, सारनाथ का स्तूप। सारनाथ में उन्होंने एक स्तूप बनाया था। ठीक है,
अगला है, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। यानी कि कथन दिया है यहाँ पर कि जो साधारण जन थे, लोग थे, वो महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते थे, या फिर महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा किस में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। यानी कि जो आपका जो आंसर ए होगा वो सही होगा। यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो बौद्ध संघ था उसके बारे में सही है? संघ भिक्षुओं का एक संगठन था। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए नियम जो बनाए गए थे उनको वो विनय पिटक में मिलते हैं। तो आपका जो पहला और दूसरा सही है। यानी कि संघ जो होते थे, भिक्षु और भिक्षुणियों का एक संगठन था, और संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए जो भी नियम थे वो किस में मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? आपको गलत कथन का इसमें चयन करना है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो आपका जो आंसर डी है ये गलत हो जाएगा, बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं। यानी कि स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी और सभी जो व्यक्ति थे संघ में प्रवेश ले सकते थे, और जो छोटे बच्चे होते थे वो अपने माता पिता से उनको अनुमति लेनी होती थी संघ में प्रवेश करने के लिए। लेकिन जो विवाहित स्त्रियां होती थी उनको किसी से, यानी कि अपने माता पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। अगला है, कुछ संस्कृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थान में बदल गया था। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर जो विहार का निर्माण होता था। तो आपका पहला भी ठीक है। यानी कि जो विहार होते थे बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली ही थी, जो बाद में क्या हो जाते थे? निवास स्थान में बदल जाते थे। और आपका जो अगर किसी धनी व्यापारी या किसी राजा ने अगर कोई भूमि दान में दी है तो उस पर क्या होता था? विहार का निर्माण होता था। अगला है, आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है। तो आपका इसमें सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये तो ठीक है। और दूसरा भी ठीक है कि उन्हें अपने पतियों द्वारा जो पालन किए जाने वाले आश्रम के नियम का अनुसरण ही करना होता था। ठीक है। अगला है, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। तो आपके इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। यानी कि जो जरथुस्त्र की जो शिक्षा थी उसका संकलन जैन अवेस्ता में ही किया गया है, और इनकी जो मूल शिक्षा का सूत्र था सद्विचार था, सद्वचन था और सद्कार्य था। ठीक है, ये एक ईरानी पैगंबर थे। ठीक है। अगला है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार करना है, आपको उपनिषद के बारे में बताना है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना होता था। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया जाता था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, उपनिषद उत्तर वैदिक काल के ही हिस्सा थे और उपनिषद का जो अर्थ होता है वो गुरु के समीप ही बैठना होता है। और जो इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातों का जो संकलन है वो किया गया है। तो आपका यानी कि ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला है, उपनिषदों के संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है कि कौन सा सही नहीं है। उपनिषदों में जो संकलित वार्तालाप होते थे और चर्चाएं होती थी वो क्या होती थी वो बताना है आपको। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इनमें कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता था। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेते थे। तो आपको इसमें गलत का चुनाव करना है। तो निर्धन व्यक्ति, देखिए इसको हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम जो निर्धन व्यक्ति होते थे इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। बाकी जो इन चर्चाओं में जो भाग लेने वाले जो पुरुष होते थे वो ब्राह्मण और राजा ही होते थे। आपका आंसर डी जो है ये सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद के सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर की गई है। तो इसमें आपका जो गलत आंसर है वो इसमें आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जो जैन धर्म की वर्तमान में जो शिक्षाओं का लेखन है वो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था, ना कि कुशीनगर में। ठीक है, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में आपको सही कथन पर चुनाव करना है कि जो जैन नाम से जो चुने गए जो अनुयायी थी वो कैसे थे। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर ही सादा जीवन बिताना होता था। ये किसके बारे में है? जो महावीर के अनुयायी होते थे उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और जैन के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है। यानी कि पाणिनि ने पूछा गया है कि पाणिनि ने एक रचना की थी। ठीक है, तो वो जो रचना थी वह कौन सी, मतलब किससे संबंधित थी? तो ये रचना आपकी जो थी आयुर्वेद से थी। ठीक है, बुद्ध और जैन के युग में ही जो पाणिनि थे उन्हें स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए थे जो कि बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने क्या किया था, संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम और जो छोटे छोटे सूत्र होते थे के रूप में लिखे थे। ठीक है, इन्होंने बल्कि जो इनकी रचना थी वो कौन सी थी? अष्टाध्यायी थी, जो कि क्या थी? व्याकरण से संबंधित थी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी जो कि संस्कृत भाषा की थी और यह किससे संबंधित थी? व्याकरण से संबंधित थी। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 यानी कि जो 8वां चैप्टर है उसके एमसीक्यू की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने।
अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक का नाम। उन्होंने कौटिल्य ने यानी कि एक रचना की थी, उसका नाम क्या था वो पूछा गया है। कौटिल्य ने लिखी थी आपकी अर्थशास्त्र। अगला है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम आपको बताना है कि क्रम वाइज की जो राजा हुए थे वो कौन कौन से थे। तो पहला राजा था आपका चंद्रगुप्त, दूसरा था आपका बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक। तो आंसर डी हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की आपको राजधानी बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। अगला है, अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे। यानी कि जो अशोक थे उसके काफ़ी शिलालेख मिले थे कई स्थानों से, तो वो स्थान आपको बताने हैं कि कहाँ कहाँ से वो मिले थे। तो ये थे आपके कांधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी। इन सभी स्थानों से आपके अशोक के शिलालेख मिले थे। अगला है, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर अनियमित ढंग से एकत्रित किए जाते थे। नजराना द्वारा नियमित रूप जो नजराना था राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। तो इसमें आपके दोनों कथन गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो कर होते थे अनियमित ढंग से एकत्र ना करके नियमित ढंग से एकत्रित किए जाते थे, और जो नजराना होता था ये अनियमित रूप से जब संभव हो तब इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, यानी कि इसको नजराने को नियमित रूप से नहीं लिया जाता था, बल्कि कभी कभी जब पॉसिबल हो तब लिया जाता था। अगला है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के बारे में बताना है आपको। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल या गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। तो सही आंसर होगा आपका पहला और दूसरा, यानी कि दोनों आपके सही हैं। यानी कि जो सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ पर कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मौर्य प्रशासन से जुड़े कुछ कथनों पर विचार करना है आपको। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। मौर्य प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेज दिया जाता था। तो आपका सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, एक बार डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, उज्जैन और तक्षशिला क्या थी, प्रांतीय राजधानियाँ थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र यानी कि जो राजधानी थी, इन क्षेत्रों में राजकुमारियों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, अगला है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का दूसरा निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था। यानी कि जो चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, इसका नाम क्या था, मेगस्थनीज। तो चंद्रगुप्त का जो दरबार राजदूत था वो कौन सा था, मेगस्थनीज था। अगला है, मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण पर आपको विचार करने हैं।
सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चढ़ते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा आपके सही है। ठीक है, यानी कि जो मेगस्थनीज ने वर्णन किया था कि जो सम्राट होता था वो सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था और जनता के सामने आने पर उसकी शोभा यात्रा भी निकाली जाती थी और जो उसके अंगरक्षक होते थे जो सोने और चांदी से जो अलंकृत हाथी हैं उस पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड भी होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा को हमेशा डर लगा रहता था कि उसकी कोई हत्या न करे, इसलिए जो राजा होते थे हथियारबंद महिलाओं से हमेशा घिरे रहते थे। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो ये उनकी विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में आपको कुछ विचार करने हैं। तो पहला है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि आधुनिक जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ये मौर्य साम्राज्य के अंदर ही आते थे। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त ने नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है कि बोला गया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के मौर्य जो उनके विचार हैं वो अर्थशास्त्र में नहीं लिखे गए हैं बल्कि यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त के विचार क्या थे, अर्थशास्त्र में लिखे गए थे। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं लिखे थे बल्कि कौटिल्य के विचार लिखे थे। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक एक ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना क्या किया था, संदेश पहुंचाया था। ये सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही होगा क्योंकि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में नहीं थे, वो आपके ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। जो अशोक के अभिलेखों की अगर बात आए कि कैसी थी उनकी भाषा और लिपि, तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी लिपि। तो ऑप्शन आपका जो 2 है वो गलत हो जाएगा और पहला और तीसरा सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बारे में आपको बताना है। जो अशोक के कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने तथा दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया था। धम्म क्या है, धम्म के बारे में आपको बताना है। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, उसके बदले में वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। पहला और दूसरा आपका सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इन अधिकारियों को आपका धम्म महापात के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो आगे के जो चैप्टर है। कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं सारे एमसीक्यू इसमें कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद जो 7th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है हमारा अतीत, उसको मैं उसके एमसीक्यू फिर करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।